नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल थोड़ी तेज हो गई है। आज मैं जौनपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए जौनपुर के धाकड़ आंदोलनकारी जज सिंह अन्ना जी मौजूद हैं। जज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकादहन.com पर। सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप इस मुश्किल दौर में? सरकार के कामकाज से मैं बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि सरकार का ये जो अभी अभी महामारी फैली शासन में, उसका सारा जिम्मेदार मैं शासन को ही मानता हूँ। क्योंकि अगर शासन बड़ी बड़े चुनाव न कराती, बड़ी बड़ी रैलियां न कराती, तपती धूप में लोगों को वोट मांगने का अवसर न मिलता, तो यह बीमारी आती ही नहीं। और अचानक आप ऐसे समय पे चुनाव करा दिए कि जिस समय पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल सर पर मध्य बिंदु पर लग रही थी, जहां से कि एक बलगम बनता है, और उस समय लोगों को छांव में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ऐसे समय पे लाके चुनाव किए, सारा दोष आपका है। अगर चुनाव पहले फरवरी में करा दिए होते तो ये महामारी भारत देश में न आती। लेकिन आपने ये कहा कि चुनाव के बाद आपने कहा कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए, तो सारी बीमारी फैल चुकी थी, उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन आपका सफल रहा, यह मैं मानता हूं, लेकिन उसके पहले असफल रहा, इसलिए सरकार असफल मानी जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में कंट्रोल नहीं हुआ। मान लेता हूं कि आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर हैं, वहां कुछ कंट्रोल किए होंगे मंत्री को लेकर के या अन्य किसी को लेकर के, उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पर मैं ये जानता हूं कि हमारा कोई भी सरकार का अधिकारी बिना घूस लिए काम नहीं कर रहा है, और सारे के सारे अधिकारी मनमानी हैं। भाजपा शासन में ऐसी मनमानी हमने कहीं नहीं देखा जो भाजपा शासन में है। योगी जी कहते हैं कि सर्वोत्तम कानून व्यवस्था है पूरे देश में उत्तर प्रदेश की। नहीं, सर्वोत्तम काम कैसे हम कहते हैं भाई? कानून व्यवस्था सर्वोत्तम, कानून व्यवस्था सर्वोत्तम कैसे कह दें? लगातार तो लॉकडाउन में चल रहा है, तो कानून व्यवस्था कैसे सर्वोत्तम है? और कानून व्यवस्था में खुलेआम लोग घूम रहे हैं, और खुलेआम अपराधियों पे, बड़े बड़े अपराधियों पे शिकंजा कसा है योगी आदित्यनाथ ने। बड़े बड़े अपराधियों पे नहीं, एक दो अपराधियों पे शिकंजा कसे हैं, जैसे मनोज सिंह, वो मुन्ना बजरंगी जी जेल में मार दिए गए, मुख्तार अंसारी जी को आप जेल में डाल दिए हैं। जेल में मार दिए गए? जेल में वो मार दिए गए थे मुन्ना बजरंगी, लेकिन मुख्तार अंसारी जी को आपने जेल में कैद कर रखा है, यातनाएं दी हैं, कैद कर रखा है। उन्होंने जो गुनाह किया है, जो लोगों को प्रताड़ित किया है, ये आपको नहीं दिख रहा? आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कैद कर दिया है? कोर्ट से ऊपर हो गया योगी आदित्यनाथ। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल सजा कड़ी से कड़ी दी जानी चाहिए, लेकिन इस जेल से उस जेल, इस जेल से उस जेल, तो जनता माफ तो सजा देने का काम सरकार का तो है नहीं, योगी आदित्यनाथ के हाथ में तो नहीं वो सजा दे देंगे। ये तो कोर्ट को तय करना है कि सजा क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। तब कैसे माने कि हम शासन बहुत अच्छा चल रहा है, जब योगी आदित्यनाथ के हाथ में कुछ है ये नहीं है? तब कैसे माने शासन बहुत अच्छा? अपराधी खुलेआम तो जेलों में आराम से वहां से अपना धंधा चला रहे हैं। लोगों का मानना है कि योगी जी है वो थोड़ा तानाशाह हैं, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि योगी जी तानाशाह हैं, और वही कहते हैं अपने इच्छानुसार। ये तानाशाह होना ठीक नहीं है, रवैया थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। और योगी जी के शासनकाल में जो भी कार्य हो रहा है संतुष्टि है, लेकिन समझ लें कि 30% लोगों को संतुष्टि है, 70% लोग। चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अगर आप बात करें, मूलभूत सुविधाओं के बारे में आप बात करें, जौनपुर की सुविधाओं के बारे में आप बात करें, जौनपुर की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कैसे? क्योंकि किसी भी CHC PSC पर समुचित डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। मैंने योगी जी सहित तमाम मंत्रियों को, कम से कम 20 मंत्रियों को ज्ञापन दिया, वहां लखनऊ जा करके कई बार ज्ञापन दिया, बहुत आंदोलन किया चिकित्सा संबंधी, कि जौनपुर में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी से मैंने कई बार मिला कि चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान भी दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ। उसमें हुआ क्या कि जौनपुर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज भी चिकित्सा विभाग की बनी हुई हैं, लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की पूरे देश में कमी है। तो दवा भी नहीं है, दवा भी जो आती है वो ब्लैक हो जाती है। किसी भी जमीनी स्तर पर अगर CHC पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि 2 टिकिया इसकी, 2 टिकिया इसकी, 2 टिकिया इसकी, कुल 6 टिकिया दे के रोगी को हटा दिया जाता है। तो
तो शासन है ही नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था तो पूरी तरह जौनपुर में है ही नहीं है। आप वहाँ से ढोंग रच ले कि हमने बहुत किया, हमने आरोग्य मेला लगवा दिया, लेकिन आरोग्य मेला सफल हुआ? आरोग्य मेला सफल नहीं है। कैसे? लेकिन आरोग्य मेला में मुख्यमंत्री जी ने बहुत धन खर्च किया, लेकिन जमीन पर जब आप आएंगे तो आरोग्य मूल्य की हकीकत देखेंगे तो वह वास्तव में जस्ट उल्टा है। मैं मानता हूं कि योगी जी ने खर्चा किया, लेकिन यहाँ पे जब आएंगे तो 30-40 मरीजों को देखा जाता है और 2-2 टिकिया दवा दे करके छोड़ दिया जाता है। तो वो सब सारी दवाइयाँ हैं कहाँ, जा कहाँ रही हैं? तो निश्चित ही बहुत भारी भ्रष्टाचार है, ब्लैकमेल हो रही है, दवाइयाँ बेची जा रही हैं और कोई भी आरोग्य मेला से संतुष्ट नहीं है। एक दिन आरोग्य मेला लगा दिए तो वहाँ पे जाते हैं लोग तो 2 टिकिया दवा ले लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला है। और केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई थी कि सारी दवाइयाँ एक ऐसे दुकान पे दी जाएंगी जहाँ 30% की छूट मिलेगी, 30% पर ही दवा मिलेगी, लेकिन वह कहीं कहीं है, हर जगह तो है नहीं। और चिकित्सा व्यवस्था में आज पोजीशन ये है कि किसी भी सीएचसी में आप मर्ज दिखाने जाइए, पीएचसी में दिखाने जाइए तो आपको देखने के लिए कोई डॉक्टर मिलेगा ही नहीं, ओपीडी बंद लिखा मिलेगा। और प्राइवेट डॉक्टर में भी अकूत पैसा लेते हैं लोग, मेडिकल स्टोरों से जाके दवा ले लेते हैं। तो हमारे देश तो कालाबाजारी बढ़ी है योगी आदित्यनाथ सरकार में? कालाबाजारी पूरी तरह बढ़ी है, भाजपा सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा सकी है, इसलिए घूसखोरी अब भी चल रही है। घूसखोरी चरम पर है। हम तो जमीनी स्तर के नेता हैं, इसलिए मैं जानता हूँ घूसखोरी चरम पर है। कौन कौन जिम्मेदार है इसके शासन जिम्मेदार है। शासन अगर माया शासन में मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो अधिकारी लोग जाके पैर छूते थे, इतना तगड़ा शासन था। 1.5 वर्षों तक तो सख्ती से सख्ती लगी हुई थी, लेकिन योगी सरकार में अधिकारियों के ऊपर कोई निरंकुश नहीं है, शासन सबको फ्री हैंड कर दिया गया है, इसलिए लोग मनमानी करते हैं। आप कभी भी आइए, जाइए, देखिए, जनता के साथ जाइए, तब देखिए पता लगेगा कि क्या हो रहा है। सीएचसी में चले जाइए तो सारी दवाइयाँ बाहर से लिखेंगे, सारा जांच बाहर से लिखेंगे। और प्राइवेट सेक्टरों में चले जाइए तो आपको समझ लें कि इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर देंगे कि सामान्य मर्ज का 4 लाख रुपए तो प्राइवेट सेक्टर में देना है। तो इस तरह से भारत भर में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वादे, गड्ढा मुक्त सड़क, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, कहाँ कितना ऊपर ग्राफ उठा है उत्तर प्रदेश में इन चीजों का? योगी जी पहली बार सरकार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था। क्या आखिरी बार तो नहीं हो रहा है? लेकिन पहली बार उन्होंने गड्ढा मुक्त कराया, लेकिन दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। क्योंकि 30 लाख करोड़ रुपए नितिन गडकरी ने वो कहीं से इंतजाम करके पीडब्ल्यूडी विभाग को या देश को दिया था। वो पैसे पहली बार में ही जब खत्म हुए तो दूसरी बार में पैसे आए कहाँ से? इसलिए यह सारी व्यवस्था पोल की ढोल रह गई। आज भी कोई इस शासन में कोई गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई। जौनपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश की यही हाल है। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या सत्ता परिवर्तित होनी है? 2022 में चुनाव में लोग कतारों में लगे हुए हैं। भाजपा की वोट कम हो गई है, निश्चित ही कम हो गई है। और मुख्यमंत्री के दावेदारों में अखिलेश यादव, राजा रघुराज प्रताप सिंह, और आप मानते हैं कि रघुराज प्रताप सिंह भी लाइन में हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं? राजा रघुराज प्रताप सिंह तो बहुत अच्छे तिकड़मबाज हैं और बहुत अच्छे लाइन में हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अभी पूरी प्रचलित नहीं है। इतना जरूर है कि अगर 20 सीट पा गए राजा रघुराज। लेकिन राजा जी एक्टिव नहीं है ना, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उतनी एक्टिव नहीं, सक्रिय भूमिका में नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भी। क्या कारण है इसके? देखें, अभी राजा रघुराज प्रताप सिंह नई पार्टी खोले हुए हैं, लोग बहुत पुराने पार्टी, लेकिन सक्रिय तो होना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी नई पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल हर मुद्दे को लेकर सक्रिय थे, लेकिन राजा जी कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं है। अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल का एक विशेष मुद्दा था, वो अन्ना हजारे जी थे। लेकिन आज राजा का कोई विशेष मुद्दा नहीं है कि अचानक विशेष मुद्दा आया हो। भारत में कुछ विशेष मुद्दे आते हैं, जैसे बीपी सिंह सरकार बनी थी, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए थे। हाँ, इंदिरा गांधी का वो इमरजेंसी शासन था, इसके बाद इंदिरा गांधी जी मर गईं, राजीव गांधी, ये सब विशेष अवस्थाएं होती हैं जिसमें अचानक सत्ता परिवर्तित हो जाती है और नेता अचानक
कोई आ एक जाते बड़ा हैं। मुद्दा हाथ हाँ, लगते हैं। बड़ा मुद्दा हाथ ले, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह के मुद्दा हाथ नहीं लगा। रघुराज प्रताप सिंह ने अपना पार्टी अलग कर लिया है, अपना Silently काम कर रहे हैं। संचालन कर रहे हैं। वह 1-2 चुनाव में ही पूरी तरह से छाएंगे, लेकिन इतना है कि रघुराज प्रताप सिंह किसी न किसी पार्टी से, हम लोगों को जहाँ तक अनुमान है कि अगर समझौता कर लेते हैं तो उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी सपा इस समय अच्छी चल रही है, समाजवादी पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी जातिवाद परिवारवाद से ऊपर उठ के काम करेगी? क्या मुसलमानों और यादवों के अलावा अन्य जातियों के लिए भी काम उत्तर प्रदेश में होगा? ऐसा ये सवाल मेरा नहीं व्यक्तिगत, ये सवाल लोगों का है, जनता का है। क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी परिवारवाद और समाजवाद और मुसलमान को कभी नहीं छोड़ सकती, वही उसका मुख्य मुद्दा है। जात बिरादरी अगर छोड़ देगी तो फिर कैसे बदलेगा उत्तर प्रदेश? अन्ना जी देखें, इसमें इस समय हलचल चलेगा। हलचल चलेगा का मतलब कि सीटें कुछ ना कुछ बराबर टाइप में आएंगी। जब बराबर पूर्ण बहुमत नहीं होगा तब समझौते की सरकार बनेगी। जब समझौते की सरकार बनेगी तो उसमें जो तिकड़मबाज होगा वो ज़्यादा निकाल ले जाएगा, जो ज़्यादा अपने को अच्छा दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग तो मान के चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को मौका देना चाहिए, वो एक बेहतर नेता साबित हो सकते हैं, एक नई आयाम और एक नई ऊंचाई दे सकते हैं उत्तर प्रदेश को। कितनी सत्यता है इस बात में? पार्टी अपना नया नेता हमेशा चुनती रहती है। योगी आदित्यनाथ 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो देश में कोई ऐसा माहौल आता है, मोदी की बात नहीं, हम योगी की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है, ऐसा माहौल आता है जिसमें कि लोग बहिष्कार करते हैं। तो ये जो महामारी फैली है और जिसमें चुनाव हुआ है, ज़्यादा लाशें मृत्यु हुई हैं, उसमें योगी सरकार से लोग घृणा किए हैं, घृणा किए हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार और भाजपा शासित सरकार ये सब मिल करके अपने में, योगी का कोई विकल्प है आपके अनुसार? केशव प्रसाद क्या विकल्प है? उनसे संभाला जा सकता है उत्तर प्रदेश? हाँ, ये दूसरे नंबर पर केशव प्रसाद ही हैं उत्तर प्रदेश में। और केशव प्रसाद जब आएंगे तो वो अपना नया आयाम आपको कि योगी आदित्यनाथ की एक अलग फैन फॉलोइंग है हिंदुत्व को लेकर, फायर ब्रांड लीडर रहे हैं, वो अपने अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन केशव प्रसाद तो सक्रिय नहीं रहे, साइलेंटली काम किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ का वास्तव में सही आपने कहा है, वह उसी आधार पर चयन हुआ था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो है नया आयाम लेके आएंगे, लेकिन ये थोड़े ही दिन सफलता पाएंगे, जबकि बाद में सफलता नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ बड़े रेस के घोड़े माने जाते हैं। बड़े रेस के घोड़े माने थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों से सांसद थे, बहुत अनुभव था और भारतीय जनता पार्टी के एक कर्णधार थे और उनकी दिशा भी राम राज्य की तरफ थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ ज़्यादा सफल हैं। लेकिन केशव मौर्य चलेंगे, कुछ ही दिन चलेंगे, इसके बाद केशव मौर्य बिखर जाएंगे। शिवपाल यादव के बारे में क्या कहेंगे? शिवपाल यादव देखें, यादव परिवार में काफ़ी पार्टियां हो चुकी हैं। शिवपाल यादव लड़ाई में रहेंगे, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकते हैं और ना ज़्यादा सीटें पा सकते हैं। उनसे ज़्यादा सीटें अखिलेश पाएंगे। अखिलेश की कमी यही है सपा की, मैं मान रहा हूँ सपा इसीलिए कमज़ोर हो गई है कि शिवपाल अलग उन्होंने बनाया है, राजा भैया अलग बना लिए हैं। अब लोग कहते हैं कि अखिलेश जी सरकार बनाएंगे, तो यह सीटें बढ़ जाएंगी, समझ गए ना। तो हमें अनुमान तो नहीं लग रहा है कि 100 से अधिक समाजवादी पार्टी पार। जौनपुर की राजनीति में आप लंबे वक्त से सक्रिय भूमिका में हैं और आप अगली बार शायद सांसद का चुनाव भी लड़ने वाले यहाँ से, तो आपको लोग सांसद क्यों चुने? देखा, जौनपुर की राजनीति, जौनपुर जिला सिराजे हिंद शहर जौनपुर कहा जाता था, कभी भारत की राजधानी भी थी, और हम लोग उसी देश के वासी हैं जिस भारत की राजधानी थी जौनपुर जिला। तो हम लोग उस समय बड़े अमीर थे, लेकिन आज हम लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। जौनपुर जिला जो है विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। जौनपुर की एक खास बात है कि यहाँ के शिक्षित लोग पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि एक माधवपट्टी गांव है, 47 IAS एक ही गांव में है। इतना ज़्यादा देश की सेवा जौनपुर कर रहा है, और हमारा अनुमान है कि हर थाने ब्लॉक से कम 5-7 IAS जरूर होंगे जौनपुर में। शिक्षा इतनी बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन सब धीरे धीरे चरमरा जा रही है। तो क्या वजह रहा कि जौनपुर उतना नहीं बदल पाया? क्योंकि यहाँ के जो नेता हुए और यहाँ के जो अधिकारी आए वो सफल नहीं रहे। नेता आज तक संसद में कोई बड़ा काम नहीं करा पाया, ना ही संसद से कोई बड़ा काम ले आया, और अधिकारी लोग देश की सेवा ही करते रहे। कोई भी सांसद सदन में बोल ही नहीं पाया, रख ही नहीं पाया। हमारे यहाँ का सांसद इतने दब्बू हैं कि वहाँ संसद में उनकी बाणी अड़हुक जाती है, और वो लोग अपना पार्टीबद्ध जी हजूरी कर लेते हैं, इसलिए वो संसद में नहीं बोल पाते। जबकि हम यहाँ से बोल लेते हैं, यहाँ हमारा जितना भी आंदोलन रहा हम 100% सफल रहा। तो ये बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे, आपके बारे में जब हमने
रिसर्च किया तो पता चला आप 25 सालों से साइकिल से चलते हैं। अब भी आप साइकिल पे ही चलते हैं। साइकिल से आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का आप यात्रा करते हैं। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या साइकिल से ही प्रचार होना है? गाड़ी भौकाल ये सब चीज़ आपके पास उपलब्ध है नहीं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, जिसके पास जितना साधन है उतना अपना प्रयोग करता है। समझ गए कि नहीं? अब जैसे सारंग जी मंत्री हुए तो सारंग जी मंत्री हुए तो सारंग जी के पास जो साधन था उन्होंने अपना प्रयोग किया। हमारे पास साइकिल का ही साधन है, हमारे पास आमदनी नहीं है और ना ही हम पैसे खर्च करते हैं, ना ही पैसे कमाते हैं, तो हमारे पास साइकिल का ही साधन है। इसलिए मैं साइकिल से ही जफराबाद यहाँ से 60 किलोमीटर जाता था, 60 किलोमीटर आता था। इतना लंबा सफ़र मैं करता था और आंदोलन करके वापस आता था, काम करके वापस आता था। बड़े बड़े आंदोलन आपने किए, कुछ बताइए उसके बारे में। हम देखें, सबसे पहले 2014 में बैंक आंदोलन कर दिया। बैंकों में यूनियन बैंक 102 ब्रांचें हैं जौनपुर में, लेकिन सब सड़ी फड़ी थी, टूटी फूटी थी। छोटे छोटे कमरों में यूनियन बैंक चलाई जाती थी। 500-500 लोग लाइन में लगे रहते थे, पैसा नहीं निकाल पाते थे, उनके धंधे कामकाज बंद थे। तो मैंने सोचा कि अगर हम इस समस्या में लपट जाएं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो फिर मैंने पहला आमरण अनशन कर दिया। 27 अप्रैल 2014 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मीरगंज ब्लॉक मछली शहर जनपद जौनपुर में मैं आमरण अनशन किया। तो उसमें बहुत जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन उस समय एसडीएम थे विजय बहादुर। उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे, बिल्कुल आपका आमरण अनशन सही है, बैंक वाले बहुत मनमानी करते हैं। तो हम आमरण अनशन किए। तो हमारे आमरण अनशन में पहला जीवन का पहला आंदोलन था। तो हमारे आमरण अनशन में एजीएम आए और आमरण अनशन तोड़वाए। उन्होंने कहा कि हम जौनपुर जनपद की बैंकें ज़्यादा से ज़्यादा बदल दूंगा। इसके बाद मैंने बम्बई चला गया। मैं नरीमन पॉइंट में मैं लिखित ले गया। वहाँ पे मुझे घुसने नहीं दिया गया बैंक के अंदर। एक सामान्य लड़का, भैया कौन है कहने, लेकिन मैं अपने साहस और बल पर एक स्टाफ को इतना डांटा कि होश उड़ गए उसके, और उसने किसी तरह मुझे अंदर ले लिया। मैंने कहा बेंच पर कागज़ देना। इसके बाद मैं पहुंच चुका 10वें तल्ले पर। वहाँ से सारे अधिकारियों से, चेयरमैन राजकिरण राय से भी मिल लिया और मैंने पूरी जौनपुर की हकीकत बताया कि 102 ब्रांचें हैं, जिसमें 30 ब्रांचों की बिल्डिंग तत्काल बदलना जरूरी है, क्योंकि पूरे बिल्डिंग में पानी का छत चूता है और पानी भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। राजकिरण राय चेयरमैन जो हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट, उन्होंने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और हमें पूरा नाश्ता मंगाया। इसके बाद हमारा सब व्यवहार किया, हमारे साथ अन्य अधिकारी को बुलाया, सबने हमारी बातों को एक एक नोट किया और हम जौनपुर के बैंक से बदले आधुनिक, और मैंने जिस टाइप का चाहा उसी टाइप के आए। इसके बाद मैंने वहीं पे अपनी समस्या बताया कि हमारे यहाँ बैंक जो हैं वह भुगतान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 40-40, 50-50 हज़ार खाते एक बैंक में हैं और 1500 के लेते हैं। इसलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मॉडल सिस्टम आप दीजिए जिससे कि हम तुरंत जाएं, तुरंत मिल जाए। तो बैंक मित्र नामक संस्था का जन्म मेरे आवेदन पर हुआ और मुझे वो व्यवस्था बताई गई कि 1 महीने के अंदर हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो आप खुश हो जाएंगे, और सारे यूनियन बैंकों पे बैंक मित्र नामक व्यवस्था दी गई। 5 बैंक मित्र अलॉट किए गए कि जितना ज़रूरी हो बैंक का मैनेजर मांग सकता है, और 10,000 से कम का भुगतान। उस समय मैं इतना खुश हुआ कि मुझे लगा कि मेरे निश्चित तौर पे आपके रेल आंदोलन के बारे में थोड़ा बताइए। काफी चर्चित आंदोलन। रेल आंदोलन बड़ा कठिन होता है। रेल आंदोलन में घर द्वार बिक जाता है, जमीन जायदाद आपका बिक जाता है, वो सामान्य आदमी नहीं कर। 1 मिनट का रेल रोकने का 900 रुपये जुर्माना लगता है। तो उसमें जब मैं चर्चा में लगाया कि भाई यहाँ तो बड़ी ख़राब रेलवे पोजीशन है, पुल टूटने वाला है, जर्जर पुलें हो गई हैं, रेल लाइन 1903 की बनी हुई है, कैसे ये चलेगा। तो जिससे कहूँ कि रेल आंदोलन करना है तो वो कह देता था कि आप सांसद से कहो, और आप करोगे तो घर द्वार बिक जाएगा। मैं डर जाता था, लेकिन साहस इतना था कि मैं सीधे अधिकारियों से मिलना शुरू किया। इसके बाद मैं एक ज्ञापन दे दिया लखनऊ डीआरएम को और शुरू किया धीरे से रेल आंदोलन, डरता। पहले रेल आंदोलन में हमारे 200 पुलिस आई और मैं डरता हुआ उनके बीच में डरता हुआ इस समय डर गया। मैं जरौना रेलवे स्टेशन पर मुझे सबने घेर लिया कि 50 लाठी मारो और इसको ले चलो जेल में। हाँ, लेकिन हम लोग डरते वहीं खड़े रहते थे। नहीं, हम लोग हमारी समस्या मानो, नहीं हम रेल आंदोलन करेंगे। फिर हम हाँ, इसके बाद उसी में चुनाव कोई आ गया था पालिका का, तो हम भी दांव पा गए। हमारे पास थाना वालों ने लेके आए कि आप धारा 144 लगा हुआ है, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। रात भर यहाँ पुलिस बैठी
बैठी हुई थी हमारे आवास पर। हमारे आवास पर रात भर पुलिस बैठी हुई, पहरा लगा हुआ था। इतना पुलिस ने हमको घेर लिया था कि ये रेल रोकेगा। तो मैंने एक स्टेशन पर रेल स्थगित कर दिया। सुबह 7 बजे पहुंचा, भारी संख्या में फोर्स थी। मैंने कहा इस रेलवे स्टेशन पे हम लोग रेल नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये धारा 144 लगी हुई है। और उस समय मैं सोचा कि मेरा तो जी बच गया जेल जाने से, लेकिन मैंने इंतज़ाम कर रखा था दूसरे स्टेशन पर, जरौना के बाद बरसठी स्टेशन पे इंतज़ाम कर रखा था, वहाँ 200 आदमियों को। जब सारी पुलिस यहाँ थी तो मैंने वहाँ बरसठी रेलवे स्टेशन पे इंतज़ाम कर रखा था। जैसे ही जरौना से रेल छूटी बरसठी में हमने रेल रोक दिया। तो मुझे आप थोड़ा ये बताइए, कितना मुश्किल होता है आंदोलनों में लोगों को इकट्ठा करना? आंदोलन यहाँ की जनता नहीं जानती, जैसे जौनपुर की जनता है, तो ये मेरठ मुजफ्फरनगर की जनता नहीं है, जाट आंदोलन की जनता नहीं है कि यहाँ तो पुलिस अगर होमगार्ड डांट दे कि अभी 20 लाठी मार के जेल में डाल दूंगा, तो शायद है कि 2-4 दिन वो आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा ना, इतना डर होता है। तो इन कठिन परिस्थितियों का मैं सामना करते हुए बहुत बड़ा रेल आंदोलन किया, और मैं 2017 से लगातार रेल आंदोलन किया। और जहाँ जरौना जंघई से लेकर के जफराबाद तक किसी भी स्टेशन पे मैंने नहीं छोड़ा जहाँ रेल न रोका हो। कम से कम 100 बार मैंने रेल रोका, इतना लंबा आंदोलन किया। इसके बाद बीच बीच में हमारी बड़ी वार्ताएं होती रहीं और हमारा आंदोलन सफल हुआ। जीएम स्तर की वार्ता मीटिंग बनारस में बुलाई गई। हमारे बड़े बड़े डीएम साहब से हमारी बात हुई, सर्वज्ञ मिश्र से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जौनपुर में हमारी बात हुई। वहाँ उन्होंने कहा रेल नहीं रोकने देंगे। मैं उनसे बहुत झगड़ा कर लिया और वो उठ कर कुर्सी पर खड़े हो गए कि हम रेल आपको नहीं रोकने देंगे। मैंने कहा कि अगर हम 9 स्टेशन पे रेल रोक रहे हैं, आप मिलिट्री आएगी तभी छोड़ूंगा। लेकिन सर्वग्राम मेरा लोहा मानते हुए उन्होंने परमिशन दे दिया था और मैं रेल रोका। और मैं एक स्थिति ऐसी आई, उस समय जीएम स्तर की मीटिंग हुई और 600 करोड़ हमारे पास हो गए थे यहाँ जंघई से जफराबाद तक। लेकिन पूर्वांचल भर की मीटिंग बुलाई गई, उसमें मोदी जी भी जानते थे, वहाँ के सांसद विधायक लोग भी जानते थे कि जौनपुर में आंदोलन हो रहा है, इसलिए पूर्वांचल की भी व्यवस्था बदली। तो मैं मोदी सरकार को धन्यवाद इस मामले में देता हूँ, भाजपा सरकार को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने रेल आंदोलन के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया। इसमें मैं नकार नहीं सकता हूँ और मेरा रेल आंदोलन 100% सफल रहा। मैं एक समय ऐसा था कि बरसठी में 3.5 घंटे एक रेल एक्सप्रेस रोक दिया था। इसके बाद 20-20, 25-25 मिनट कई गाड़ियां मैंने रोक दिया था। 3 दिन आमरण अनशन पे बैठा रहा। इस तरह से हमारा रेल आंदोलन 100% सफल रहा। हमारा बैंक आंदोलन हमारा 100% सफल रहा। अंततः आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे नेतृत्व में जौनपुर में हमारे आंदोलनों में साथ दें तो जौनपुर को मैं पुनः सिराजे हिंद शहर बना सकता हूँ। वो मेरे अलावा जौनपुर के किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे में जो ताकत है वो जन आंदोलन की ताकत है। जनता मेरा साथ देगी, मैं वो काम करूँगा। संसद को भी मैं हिला दूँगा। जौनपुर में जनता हमारे साथ देती है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं देती, पार्टी वाले बिगाड़ देते हैं। आज मैं आपको जौनपुर जनपद में चले जाइए माननीय पत्रकार बंधु, किसी भी गांव में जज सिंह अन्ना नाम पूछ लीजिए तो वो जरूर आपको बताएगा। युवा होगा तो आपको बैठा के पानी भी पिलाएगा कि हम लोग जज सिंह अन्ना के फैंस हैं। तो जौनपुर जनपद में, जौनपुर जनपद का कोई भी किसी भी किनारे पे चले जाएं आप, किसी भी किनारे पर, तो आपको जरूर पानी जरूर पिलाएगा। इतना मेरे बेहतर फैन हैं और फ्रेंड हैं, हमको समर्थन मिलता है और हमारी एक एक पोस्टों को बहुत लाइक करते हैं। और हमको उन्होंने कहा है कि आप सांसद का चुनाव लड़िए, मैं आपको जिता दूंगा। अगर मैं आज की सांसद की पोजीशन में बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में सांसद नहीं है, लेकिन अगर अगली बार किरण प्रताप जी हार गए थे ना, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी जौनपुर से टिकट देती है तो मैं अपने विपक्षी पार्टियों को 7-3 से हराने का वादा करता हूं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है, उसकी सीट मैं बरकरार रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ठाकुर का 100% समर्थन प्राप्त है और सबसे बढ़िया समर्थन मुझे ब्राह्मणों का मिलता है। ब्राह्मण कहीं के भी हों, जज सिंह अन्ना का जितना सम्मान करते हैं उतना अन्य जात कोई नहीं सम्मान करते।